हरित क्रांति का अग्रदूत, दुनिया भर में भूख और गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाला एक ऐसा योद्धा जिसने अकेले दम पर दुनिया के लाखों लोगों को मौत के मुंह से बचाया। दुनिया भर में लाखों परिवारों के उनके चेहरे पर खुशियां लौट आईं। जिंदगी की अंतिम सांस तक मानवता की सेवा करते हुए भुखमरी और गरीबी के खिलाफ जंग लड़ने वाले। And if I have anything to contribute to this world, when I know that our scientific facts are right and we have materials that can be brought together in a meaningful production program, I'm going to play that card and play it hard. I call upon you, Norman Ernest Borlaug. शांति के नोबेल पुरस्कार, प्रेसिडेंट मेडल ऑफ फ्रीडम और कांग्रेसनल गोल्ड मेडल के साथ ही भारत के नागरिक सम्मान पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित नॉर्मन बोरलॉग को पूरी दुनिया में अन्न क्रांति का जनक भी कहा जाता है। I met Norman Borlaug and John Niederhauser at a seminar of the American Institute of Biological Sciences. मैं डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग से 1953 में मेडिसन विस्कॉन्सिन में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल साइंस के एक सेमिनार में मिला। मैं उस समय आलूपर विश्वविद्यालय के अनुवांशिकी विभाग में काम कर रहा था और इसमें जॉन लीडर के पास काफी सुझाव थे। नॉर्मन बोरलॉग हमेशा से ही पौधों में पत्ता जंग, तना जंग, धारी जंग से पौधों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे थे। उन्होंने ऐसी खोज की जो पौधे देखने में तो एक जैसे थे, पर उनका जीन प्रारूप थोड़ा भिन्न था। पौधों में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में यह एक रोचक संकल्पना थी। द ग्रेट डिप्रेशन, इतिहास में महामंदी के नाम से जानी जाने वाली ये घटना एक विश्वव्यापी आर्थिक मंदी थी। दुनिया भर में साल 1929 से शुरू हुई ये महामंदी 1940 तक जारी रही। इस महामंदी ने दुनिया भर में ऐसा कहर मचाया कि इससे उभरने में सालों लग गए। लेकिन इस घटना के विश्वव्यापी राजनीतिक और आर्थिक नतीजे सामने आए। सारी दुनिया में बदलाव का दौर चला और इसी दौर में कृषि के क्षेत्र में उभरे इस मसीहा ने दुनिया भर में नाम कमाया। उनकी सोच बहुत बड़ी थी। सबसे बड़ी सोच थी कि देश में शांति तभी, किसी भी देश में शांति तभी होगी जब आदमी भूखा नहीं रहेगा, और इसीलिए उनको पीस के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया। अगर आदमी भूखा रहेगा तो शांति नहीं रहेगी। और आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे अफ्रीकी देशों में और सारे कंट्रीज में जो लड़ाइयाँ होती हैं वो फूड के लिए है। तो ऐसा फूड राइट्स होते हैं। अभी भी जब पैसा जब अन्न के भाव बढ़ जाते हैं तो डेवलपिंग कंट्रीज में फूड राइट्स होते हैं। तो उनका ये कहना था कि जब तक खाना हम लोग नहीं दे सकते, लोगों को अन्न खाद्यान्न नहीं दे सकते, तब तक वो दुनिया में ये शांति नहीं रहेगी। बोरलॉग ने खेती बाड़ी के तरीकों में जो अभूतपूर्व बदलाव किए, उसके नतीजे दुनिया को हैरान कर देने वाले थे। 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग के प्रयासों से खेती की तस्वीर ही बदल गई। So, after 13 years of struggle, Mexico became self-sufficient in wheat production. मेक्सिको जैसे देशों में फसलों के उत्पादन में जोरदार इजाफा हुआ। कृषि क्षेत्र की काया पलट देने वाले बोरलॉग के इन प्रयासों को दुनिया हरित क्रांति के नाम से भी जानती है। 1960 से 65 तक हम लोग जो है 64-65 में करीब 1 मिलियन टन, 1 करोड़ टन जो है गेहूं हम लोग मंगवाते थे अमेरिका से। और वो अगर वो गेहूं नहीं आता तो शायद हम लोगों को नहीं बचा पाते। जो
जर्म प्लास भेजा था यहाँ पर, उसकी जब टेस्टिंग हुई बौनी प्रजातियों का गेहूं की, तो 65 में एक वैरायटी, 2 वैरायटीज़ रिलीज हुई, सोनोरा 64 और लार्मा रोहो 64। तो उन दोनों की वजह से जो हरित क्रांति आई, जिससे गेहूं का उत्पादन जो 65 में था करीब 10 मिलियन टन था, वो करीब करीब 21 मिलियन टन हो गया 1970 में। तो आप देखिए 5 साल में टोटल प्रोडक्शन बढ़ गया, और वो प्रोडक्शन 2 कारणों से बढ़ा। एक तो गेहूं की उपज बढ़ी, दूसरी तरफ जो उन्नत प्रजातियां थीं उनका ज़्यादा एरिया में उत्पादन भी हुआ। तो एरिया और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ी, जिसकी वजह से 5 साल में गेहूं का उत्पादन भारत में डबल हो गया। नॉर्मन बोरलॉग खेतीबाड़ी से बचपन से ही जुड़े थे। अमेरिका के आयोवा में अपने माता पिता के खेतों में परवरिश के दौरान उन्होंने खुद ही फसलों के उत्पादन में किसानों के सामने पैदा होने वाली चुनौतियों का सामना किया था। साल दर साल फसलों की बर्बादी और किसानों की तबाही के मंजर उनकी आंखों के सामने से गुजरे थे। दुनिया के कई देशों में भूख से मौत उस वक्त आम बात थी, लेकिन नॉर्मन बोरलॉग को ये हालात कतई मंजूर नहीं थे। इसे बदलने के लिए उन्होंने मुहिम शुरू की और सबसे पहले मेक्सिको में अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं संस्थान की स्थापना की। बोरलॉग ने मेक्सिको में रॉकफेलर फाउंडेशन से पूंजी प्राप्त परियोजना में काम करना शुरू कर दिया, जहां उनका काम गेहूं का उत्पादन बढ़ाने की दिशा में अनुसंधान करना था। जाहिर तौर पर इन चीजों ने उनके दिलो दिमाग पर बेहद गहरा असर किया था। और वे दुनिया को भूख और गरीबी से मुक्ति दिलाने के रास्ते पर निकल पड़े थे। मजेदार बात यह है कि न्यू ओरेगोन के जिस स्कूल में वो पढ़ा करते थे, उसमें एक ही कमरा और एक ही शिक्षक हुआ करते थे। बोरलॉग बड़े हुए तो उनके पास कॉलेज जाने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन ग्रेट डिप्रेशन एरा प्रोग्राम, जिसे नेशनल यूथ एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से भी जाना जाता है, के जरिए बोरलॉग मिनेपोलिस की मिनेसोटा यूनिवर्सिटी में वानिकी यानी फॉरेस्ट्री का अध्ययन करने लगे। उन्होंने 1942 में पादप रोग विज्ञान और अनुवांशिकी में पीएचडी यानी डायरेक्टरेट की डिग्री हासिल कर ली। अपने अध्ययन की बदौलत बोरलॉग का 1942 से 1944 का समय विल्मिंगटन के डुपोंट में बतौर सूक्ष्म जीव विज्ञानी का काम करते हुए गुजरा। दुनिया के कई देशों में भूख से मौत उस वक्त आम बात थी, लेकिन नॉर्मन बोरलॉग को ये हालात कतई मंजूर नहीं थे। इसे बदलने के लिए उन्होंने मुहिम शुरू की और सबसे पहले मेक्सिको में अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं संस्थान की स्थापना की। 1944 में विशेषज्ञों ने विकासशील देशों में अकाल की संभावनाओं की आशंका जताई, क्योंकि वहां फसलों की अपेक्षा जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी। बोरलॉग ने मेक्सिको में रॉकफेलर फाउंडेशन से पूंजी प्राप्त परियोजना में काम करना शुरू कर दिया, जहां उनका काम गेहूं का उत्पादन बढ़ाने की दिशा में अनुसंधान करना था। We had the good fortune in Pakistan of having a person who was really not supposed to be working in agriculture. हमारा सौभाग्य था कि बैकर स्टैंड में हमारे पास एक ऐसा व्यक्ति था जो सीधे तौर पर कृषि से नहीं जुड़ा हुआ था। ऑल्ड्रो हैंसन फूड फाउंडेशन देश के प्रतिनिधि थे। उस समय फूड फाउंडेशन सीधे तौर पर कृषि के क्षेत्र में काम नहीं करता था। वह भारत में शेड फेलो फाउंडेशन के साथ मिलकर कुछ काम शुरू कर रहे थे, परंतु उसका कोई असर नहीं हुआ। मैक्सिको के डॉक्टर
नॉर्वाइस, जो कि मेरे वफादार और तजुर्बेदार दोस्त थे, उनके साथ आल्ट्रो हैंसन ने मिलकर यह दिखाया कि किस तरह से हम उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकते हैं। अलग अलग तरह से प्रयोग करके यह देख रहे थे कि कहाँ पर उनसे गलती हो रही है, और वो और वे नॉर्वाइस का समर्थन कर रहे थे। जिसमें वे आनुवांशिकी, पादप प्रजनन, पादप रोग विज्ञान, कृषि विज्ञान, एग्रोनॉमी, मृदा विज्ञान, सॉइल साइंस और अनाज प्रौद्योगिकी पर काम कर रहे थे। इस परियोजना का उद्देश्य मेक्सिको में गेहूं उत्पादन में वृद्धि करना था, क्योंकि उस समय मेक्सिको भारी मात्रा में गेहूं का आयात कर रहा था। बोरलॉग की मेहनत रंग लाई और उन्होंने पिटिक 62 और पेनजामो 62 किस्में तैयार की। इसने मेक्सिको के गेहूं उत्पादन के नक्शे को बदल कर रख दिया। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग का जो आया तो उनके एसोसिएशन से जो हमारे ब्रीडर थे उन लोगों ने उसका बहुत फ़ायदा उठाया और उससे जो नई नई प्रजातियां थीं वो विकसित हुई और नई नई प्रजातियों के विकसित होने से, उनके प्रचलन होने से जो उत्पादकता थी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। गेहूं की बीमारियों से लड़ने वाली किस्म का विकास करने के बाद उन्होंने पाया कि अगर छोटे पौधे वाली किस्में उगाई जाएं तो तने की जो ऊर्जा बचेगी वो उसके दाने यानी बीज में लग सकेगी, जिससे बीज ज्यादा बढ़ेगा और इस तरह कुल फसल उत्पादन ज्यादा होगा। इसे इस तरह भी समझा जा सकता है कि अगर गेहूं की किसी किस्म का पौधा बड़ा है तो उसके लिए खासी खाद और अन्य प्राकृतिक ऊर्जा की जरूरत होगी, और अगर वो ऊर्जा पौधे में कम लगेगी तो दाने यानी बीज को ज्यादा ऊर्जा मिलेगी। इस तरह पैदावार बढ़ेगी। नॉर्मन बोरलॉग अपने इस प्रयोग में जल्दी ही कामयाब हो गए। बौने पौधे और ज्यादा बड़े दाने वाली गेहूं की किस्म लातिन अमेरिका में काफी लोकप्रिय हुई। इस किस्म की एक खासियत ये भी थी कि ये फसलों को होने वाली बीमारियों में खुद को सुरक्षित रख सकती थी। लेकिन बोरलॉग ने जितना सोचा था उससे ज्यादा कामयाबी उनके हाथ लगी। विज्ञान और तकनीक के इस्तेमाल, अपनी मेहनत और लगन के दम पर बोरलॉग ने भारत, पाकिस्तान, मेक्सिको और अफ्रीका के कई देशों में न सिर्फ भुखमरी से लड़ाई की बल्कि जरूरतमंदों तक अनाज पहुंचे, इसे सुनिश्चित करने के लिए भी काफी मेहनत की। 1960 का दौर वो दौर था जब देश सूखे के भयानक हालात से गुजर रहा था। देश में पैदा हुए अनाज के इस संकट ने भारत को अमेरिका से अनाज आयात करने के लिए मजबूर कर दिया था। इसी दौरान साल 1963 में बोरलॉग अपने साथी डॉक्टर रॉबर्ट ग्लेन एंडरसन के साथ भारत आए ताकि वो मेक्सिको में आजमाए गए अपने मॉडल को यहाँ भी लागू कर सकें। लेकिन साल 1965 आते आते देश में सूखे और अकाल के हालात बन गए। मजबूरन सरकार को गेहूं की उन्नत किस्मों की बुआई को मंजूरी देनी पड़ी। लेकिन सरकार के इस फैसले से देश में कृषि की सूरत ही बदल गई। Norman Borlaug in the early 1960s. 1960 में मैंने नॉर्मन बोरलॉग को पत्र लिखा और भारत आने का आग्रह किया। विभागीय स्तर पर कुछ समय लगा और मार्च 1963 में वो भारत आए। मुझे
आज भी याद है वो दिन था 25 मार्च 1963, जब उनका जन्मदिन था। हमने भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र के लॉन में उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में पार्टी रखी। मेरी पत्नी ने मैक्सिकन संगीत और मैक्सिकन खाने का इंतजाम किया। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हैरान रह गए और उन्हें काफी प्रसन्नता भी हुई। देश के जाने माने कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन की देखरेख में प्रयोग का सिलसिला नई दिल्ली के पूसा स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट में उन्नत किस्म की फसलों को बोने के साथ हुआ। इसी तरह के प्रयोग लुधियाना, पंतनगर, कानपुर में भी किए गए। नतीजे बेहतरीन निकले, लेकिन इसके साथ ही देश में कृषि की इस नई तकनीक को लेकर विरोध भी शुरू हो गया। नतीजा ये हुआ कि बोरलॉग भारत में नई किस्म की फसलों की बुआई नहीं कर सके। लेकिन साल 1965 आते आते देश में सूखे और अकाल के हालात बन गए। मजबूरन सरकार को गेहूं की उन्नत किस्मों की बुआई को मंजूरी देनी पड़ी। लेकिन सरकार के इस फैसले से देश में कृषि की सूरत ही बदल गई। मैक्सिको में अपनाई गई उन्नत किस्मों के बीजों और तकनीक का दक्षिण एशिया में प्रयोग कर बोरलॉग ने यहाँ गेहूं के उत्पादन को 1965 और 1970 के बीच दुगना कर दिया। इसी दौरान देश में मैक्सिको से मैक्सिकन गेहूं के 18,000 टन बीज आयात किए। 1968 तक ये साफ हो गया था कि भारत में गेहूं की बम्पर फसल हुई है, क्योंकि इसकी कटाई के लिए खेतीहर मजदूरों की कमी पड़ गई। बैलगाड़ियां भी कम पड़ने लगी और तो और इन्हें रखने के लिए जगह और डालने के लिए बोरियों की भी भारी कमी हो गई। कई इलाकों में तो स्कूल बंद करने पड़े और वहां अनाज को रखा गया। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का कहना था कि 1961 और 2000 के बीच के 40 सालों में भारत की जनसंख्या दुगनी से ज्यादा हो जाएगी। लेकिन इसने अपने अनाज उत्पादन को 8.7 करोड़ से 23.1 करोड़ टन पहुंचा दिया है। इसके साथ ही कृषि की जाने वाली भूमि में भी इजाफा हुआ है। सारी दुनिया में नॉर्मन बोरलॉग के काम को सराहा गया और साल 1970 में बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया। पुरस्कार ग्रहण करते हुए बोरलॉग ने इसे उन लोगों की जीत बताया जिन लोगों ने दुनिया भर में भुखमरी और गरीबी की लड़ाई में एक योद्धा की तरह उनका साथ दिया था। हालांकि उनके इस शोध को पर्यावरणविदों की आलोचना का शिकार भी होना पड़ा, क्योंकि उनके बीजों की और खेतीबाड़ी के तरीकों की निर्भरता उर्वरक खादों पर बहुत थी, जिससे जमीन की उत्पादक क्षमता धीरे धीरे कम होती जाती है। उनके कीटनाशक व रासायनिक खादों के अत्यधिक इस्तेमाल और जमीन से ज्यादा पानी सोखने वाली फसलों वाले प्रयोग की पर्यावरणविदों ने कड़ी आलोचना की। हाल के कुछ वर्षों में बोरलॉग को अपनी उच्च उत्पादन क्षमता वाली फसलों के कारण पर्यावरणविदों और सामाजिक आर्थिक आलोचना का शिकार भी होना पड़ा। भारत में कहा गया है कि उनकी विधियों से फसलों की विविधता पर असर पड़ा है। भारत में हरित क्रांति को उल्लेखनीय योगदान करने वाले वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन नॉर्मन बोरलॉग के योगदान को बहुत बड़ा मानते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग की दीर्घकालिकता पर उनका कहना था कि विश्व हर साल 8.2 करोड़ टन रासायनिक खाद के जरिए पौधे के विकास के लिए जरूरी नाइट्रोजन की आपूर्ति करता है। अगर इस नाइट्रोजन के स्रोत को बदला जाए तो इसके लिए 3 अरब टन मवेशियों की खाद की जरूरत होगी। इसके लिए हमें मवेशियों की मौजूदा संख्या को 6 गुना बढ़ाना होगा। इससे क्या समस्या पैदा हो सकती है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। बोरलॉग जैव प्रौद्योगिकी के भी समर्थक थे। वो एक दूरदर्शी थे, तभी तो उन्होंने एक बार कहा था 2050 तक विश्व की जनसंख्या के 10 अरब होने का अनुमान है। ऐसे में हमें वैश्विक खाद्य उत्पादन को भी दुगना करना होगा। डॉक्टर बोरलॉग ने लगभग 90 वर्ष की आयु तक भी मैक्सिको में अपने संस्थान में ही काम जारी रखा।
और तब उन्होंने विकासशील देशों के वैज्ञानिकों को नई तकनीकें लागू करने के बारे में प्रशिक्षण भी दिया था। साल 2006 में फिलीपींस में एक सम्मेलन में बोरलॉग ने कहा था कि दुनिया भर में अब भी बहुत से लोग गरीबी और भूख का सामना कर रहे हैं। इंसान की ये हालत विस्फोटक है और इन परेशानियों को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए।